दिल्ली में सीएम साय ने किया सांसदों के साथ डिनर। सांसदों को फोल्डर देकर साय बोले केंद्र के साथ प्रदेश के विकास में समन्वय बढ़ाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। आज बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में होंगे शामिल। निवेशकों से एमपी में निवेश के लिए करेंगे चर्चा। और पहली बार प्रभारी मंत्रियों जिलाध्यक्षों की सीएम हाउस में हुई मीटिंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर हुई चर्चा। रायपुर में अवैध कॉलोनियों प्लॉटिंग पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन। 15 मंजिला मकान जमींदोज। 25 एकड़ से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग पर चला पीला पंजा। बीजापुर में 2 इनामी समेत 6 नक्सली हुए गिरफ्तार। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री बरामद। डीआरजी पुलिस कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई। बेमेतरा में खुलेआम फल फूल रहा गांजे, शराब और सट्टे का कारोबार। पान ठेलों पर मिल रही पुड़िया। अवैध धंधे का वीडियो भी वायरल। सिसरंगा के जंगलों में मिली पूर्व विधायक के भाई की लाश। 7 जुलाई से लापता था जयपाल सरदार। हत्या की जताई जा रही है आशंका। जांच जारी। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होगा 5वां टेस्ट मैच। भारत जीता तो ड्रॉ होगी सीरीज। इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे ओली पोप। पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार के विकास पर काम करेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल बेच रहा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में। आप देख रहे हैं मेगा मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। शुभ मॉर्निंग, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और मेगा मॉर्निंग में जैसा कि आपको पता ही है कि हम ना सिर्फ आपको खबरों से अपडेट करते हैं बल्कि इसके साथ ही हर दिन की हमारी एक खास थीम होती है। उस थीम के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज दिन की शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। आज का शुभ विचार है सफलता उसे नहीं मिलती जो कभी असफल नहीं होता, बल्कि उसे मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। और आज हमारी जो थीम है वो बिल्कुल इसी से मैच करती हुई है। आज की हमारी थीम है गुरु हो जा शुरू। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि सफलता उसे नहीं मिलती जो असफल नहीं होता। असफलता तो आती ही है जिंदगी में, परेशानियां तो होती ही हैं जिंदगी में, लेकिन जो हार नहीं मानता जिंदगी में सही मायनों में सफल वही होता है और सफलता उसी के कदम चूमती है। और आज एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ हैं जिन्हें ना सिर्फ पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जानता है। चित्रसेन साहू, छत्तीसगढ़ के बेटे, बालोद के बेटे, बहुत स्वागत है आपका चित्रसेन। थैंक यू सो मच। तो आज चित्रसेन से हम जानने वाले हैं कि ये चित्रसेन साहू से हाफ ह्यूमन रोबो तक का सफर कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस उन्हें जिंदगी में मिले हैं और कैसे इन चुनौतियों को पार करके उन्होंने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन उसके पहले कुछ खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बिल्कुल, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी जो आपके लिए भी काफी अहम होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी चर्चा होगी। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार। तीसरी और अहम खबर, सीएम विश्वदेसाय दिल्ली के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्रियों से आज वो मुलाकात करेंगे जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर चर्चा भी हो सकती है। चौथी खबर, 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। इस खबर पर आज दिन भर आईबीसी 24 की नजर टिकी रहने वाली है। और पांचवी खबर खेल जगत से जुड़ी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच ओवल में खेला जाएगा। भारत 1-2 से पीछे बताया जा रहा है। और देखिए, इस मैच पर फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है। चलिए, तो इन 5 खबरों पर आज आईबीसी 24 की नजर टिकी रहेगी। यानी इन 5 खबरों से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन अब जैसा कि मॉनसून के वक्त में अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से जल तांडव नजर आ रहा है, जल का प्रहार नजर आ रहा है, वो आपको दिखाते हैं।
तो यहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर अति भारी बारिश का दौर थमा है कई जिलों में। हालांकि अभी भी बाढ़ के हालात यहां पर हैं, जिसमें गुना, शिवपुरी, मुरैना में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक हालांकि कर लिया गया। नर्मदा समेत कई नदियां, नाले उफान पर हैं, लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो लगातार बारिश का दौर था वो थमा है, क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल में ही लगातार बारिश की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति थी। तो मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का दौर जरूर थमा है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डैम के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम का गेट भी खोला गया है, क्योंकि 100% जल भराव वहां पर हो चुका था। इसी तरह से गुना, शिवपुरी की बात करें, मुरैना की बात करें, तो यहां पर सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा, जिस तरह के बाढ़ के हालात यहां पर थे। नर्मदा नदी की बात करें तो वो उफान पर है। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से नर्मदा उफान पर नजर आ रही है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, और यही वजह है कि प्रशासन ने पहले ही बता दिया था कि तटीय क्षेत्रों में लोगों को खासतौर पर सतर्क रहना पड़ेगा। एहतियातन कई क्षेत्रों को यहां से खाली भी करवाया गया था। ओंकारेश्वर बांध के 5 गेट खोले गए हैं। कुल 14 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बारिश के बाद सैलाब आया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध की तस्वीर है। गेट खुलने से नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। 2-3 गेट को छोड़कर लगभग गेटों को यहां पर खोल दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा की। ओंकारेश्वर बांध के 5 और गेटों को खोल दिया गया, जिसके बाद निचले इलाकों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। ओंकारेश्वर बांध के 5 गेट और खोले गए हैं। कुल 14 गेट खोलकर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाटों पर अलर्ट भी जारी है। तस्वीरें अब दिखाते हैं दतिया से, जहां पर जिले से बह रही सिंध नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप ले लिया है। तस्वीरें आप देखिए, नदी अपने पूरे शबाब पर है। लगभग 100 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर है। हालांकि अलर्ट पहले जारी किया गया था, लोगों को यहां से सेफ जगहों पर भी ले जाया जा रहा है। मड़ीखेड़ा डैम से सिंध नदी में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद खतरा लगातार बना हुआ है। कई गांव के लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिले का पाली सुनारी गांव पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 2021 में भी सिंध नदी में काफी बाढ़ आई थी, और उस वक्त ग्रामीणों का काफी नुकसान भी हुआ था। यही वजह है कि अब शासन प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। दतिया की ये तस्वीरें, कई गांवों को खाली कराया गया है। और अब रुक करते हैं निवाड़ी की ओर, जहां पर ओरछा से निकलने वाली बेतवा और जामनी नदी अपने पूरे उफान पर है। जिला प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे बने ओरछा रिजॉर्ट को खाली कराने का नोटिस जस्पा यहां पर किया गया है। ओरछा रिजॉर्ट को खाली करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। तो निवाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके बाद अब आपको नर्मदापुरम की भी तस्वीरें दिखाएंगे। नर्मदापुरम जिले में हो रही भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है। रौद्र रूप नर्मदा नदी का कई जगहों पर नजर आ रहा है। तवा, बारना और बरगी डैम से पानी छोड़ने से नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में है। सेठानी घाट की अगर बात करें तो खतरे के निशान से 2 फीट नीचे ही ये बह रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से नर्मदा की बढ़ती जलस्तर को देखते हुए निचली बस्तियों में मुनादी कराई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है नर्मदापुरम की। यहाँ की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। नर्मदा नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। तवा, बारना और बरगी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा है। यहाँ पर भी आपको बता दें कि लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि तटीय क्षेत्र में लोग जो हैं वो सेफ जगहों पर पहुंचे, और प्रशासन इसके लिए लगातार मुस्तैदी से काम भी कर रहा है। अब तस्वीर आपको दमोह से दिखाएंगे, जहां पर ब्यारमा नदी अपने उफान पर है। यानी मध्य प्रदेश में लगभग हर नदी रौद्र रूप दिखा रही है, अपने उफान पर है। दमोह में 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, और इसकी वजह से 170 से ज्यादा लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया गया। दमोह जिले में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं तेंदुखेड़ा और तारादेही के हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र की लगातार आप देख रहे हैं। अब तस्वीर आपको शिवपुरी जिले से दिखाएंगे, जहां पर लगातार बारिश की वजह से कोलारस विधानसभा का अनंतपुर गांव जलमग्न हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अनंतपुर गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप सोचिए कि हालात ये थे कि यहाँ पर सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा है, जिसमें गांव के मकान में 8 फीट तक के पानी भर चुका है। गांव से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन ग्रामीणों का सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है। कुछ और वीडियोस भी सामने आए थे, वो भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। लोगों का सामान सड़कों पर तैर रहा है। गाँव में आधे से ज्यादा घर
लगभग डूब चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं। सभी को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है। वहीं अब तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां पर बाढ़ की वजह से एक पूरे गांव का संपर्क शहर से कट चुका है। हर तरफ से लोग यहां पर पानी से घिरे हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। तो विदिशा की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अलग अलग नदियां उफान पर हैं और इन उफानों की वजह से अलग अलग क्षेत्र में कहीं जलमग्न हो गए हैं तो कहीं लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ के लोगों को किस तरह से राहत मिली है या फिर वहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से लोगों को राहत जरूर मिलेगी क्योंकि आज से बारिश में कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने जरूर जताई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। छत्तीसगढ़ के तापमान की बात करें तो 24 से 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि बीते 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही थी उसके बाद टेम्परेचर काफी डाउन हुआ था, लोगों को सर्दी का अनुभव हो रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के बाद अब ये दौर थम सकता है, यानी आज से बारिश में कमी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि कई जिलों में अभी भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश की खबरों के बाद अब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर से अपडेट कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया क्योंकि ये वही राष्ट्र है जो हमेशा भारत से दोस्ती के दावे करता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि भारत अब 25% टैरिफ पे करेगा। 1 अगस्त से ही इस टैरिफ को लागू कर दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी थी और अब अमेरिका ने एक तरफा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस वही रूस जो यूक्रेन के साथ लगातार वॉर में है। यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट करता है। सो ट्रंप ने इसे वजह बताते हुए ये फैसला लिया। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. तो आपने सुना और आपने देखा भी कि सोशल मीडिया में क्या पोस्ट किया गया है। भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने उसके साथ व्यापार कम किया क्योंकि उसके टैरिफ काफी ज्यादा हैं। भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो कि अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती है। भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि रूस यूक्रेन से हिंसा को रोके। इन्हीं सब वजहों से अब अमेरिका ने यह फैसला किया कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। ट्रंप ने लिखा कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। तो आपको बता दें कि इसे सीधे साफ तौर पर रूस से दोस्ती के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने ना सिर्फ अपने बयान में बल्कि इसके साथ ही अपने पोस्ट में भी रूस का जिक्र किया है। दूसरी तरफ आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि क्या पता पाकिस्तान कभी भारत को तेल बेच रहा हो, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि ये ट्रंप हैं और कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का 25% टैरिफ लगाना, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देना क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों को टम्बगिंग के उसके खिलाफ है और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रिस्पांस है और उसी के आलोक में फिर ट्रेड और इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट कर पाएगी।
तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ट्रंप का ये फैसला सामने आया उसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी, विपक्ष ने निशाना साधा ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 अगस्त से इस फैसले को लागू कर दिया गया है और 1 अगस्त से भारत 25% टैरिफ पे करने जा रहा है। लेकिन कितना टैरिफ पे किया गया और क्या चुनौतियां रही हमारे हाफ ह्यूमन रोबो को यानी चित्रसेन साहू को अपनी लाइफ में, जानते हैं शुभांगी। बिल्कुल चित्रसेन, देखिए आज की डेट में हम देखते हैं रचना कि हर कोई अपनी समस्या को बहुत बड़ा समझता है और कई बार होता है कि हम उसे एक्सक्यूज बना देते हैं कि अरे हमें तो ये समस्या, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो स्टोरी है उससे ये बिल्कुल अपोजिट है। आपने कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई भी बहाने आपने नहीं किए, सिर्फ सक्सेस हमें दिखती है। लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कितनी चुनौतियाँ आपको मिली, कितने चैलेंजेस आए इस बीच? क्योंकि आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन आपने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि प्रारंभ कैसे हुआ और अगर एक एक्सीडेंट के बाद जिसके दोनों पैर नहीं हैं या उन्हें जो व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है या फिर सामान्य जीवन जी रहा है, उनने ज़िंदगी के 20-21 साल सामान्य गुजार दिए, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आती तो डेफिनेटली ये बहुत आप बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल परिस्थिति होगी। और उस समय आपको एक चलना बड़ा टास्क है, मतलब जब ये चीज़ हुआ और आपके दिमाग में चल रहा है कि हाउ यू विल सर्वाइव, मतलब अभी तो सर्वाइवल की बात हो रही है, आप क्या अचीव करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की बात है। तो उस जगह से उठना अपने आप बड़ी बात है। और उसके बाद जब हम आर्टिफिशियल लेग से चलना स्टार्ट किए तो चलना बहुत बड़ी बात है। आप बिस्तर से 8 महीना बिस्तर में रहे हैं, बिस्तर में, और उसके साथ साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो उसमें जब चलना स्टार्ट किए तो आपको छोटी छोटी माइनर इंजरीज हुई, तकलीफ़ हुआ, उसमें खड़ा होना बड़ा बात था, खड़े होकर फिर चलना बड़ा बात था, चल के गिरे फिर उठना बड़ी बात था। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ। आप कितने साल के थे जब इस हादसे का शिकार हुए? मैं 21 साल का था, मात्र 21 साल का। सिर्फ 21 साल के। हाँ, उतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना हौसला दिखाया कि आपने हार नहीं मानी। आप ना सिर्फ अपने पैरों पे उसके बाद दोबारा खड़े हुए, बल्कि उसके साथ ही आपने वो कर दिखाया जो मुझे लगता है कि जो हर तरह से सही है वो भी नहीं कर पाते। मैं आप सभी को ये बता दूं कि ही इज़ अ माउंटेनियर जिन्होंने 3 ऊंची चोटियों पर अब तक फतह कर ली है। 7 महाद्वीप की चोटियों को फतह करने का आपका मिशन भी है। उस मिशन के बारे में भी मुझे लगता है बताइए आप, और कैसे वो 3, उनके बारे में बताइए कि 3 पर्वतारोहण जो आपने किया है उनमें क्या चुनौतियाँ आई, कैसे किया, उनके नाम क्या हैं? मैंने जब माउंटेनिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले छोटे ट्रैक से स्टार्ट किए थे। मैंने कोई बड़े माउंटेन्स क्लाइंब करने का मैंने कभी सोचा नहीं था, और अभी भी मुझे लगता है मैं उसी बेसिक्स में हूँ आज भी। अच्छा, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगी आपको। हम आपके मिशन पे जाएं उसके पहले कि एक ट्रेन हादसे का शिकार आप हुए, वहाँ से आपने वॉक करना शुरू किया। आपने कैसे ये फैसला लिया कि आपको अब माउंटेनियरिंग करनी है, पर्वतारोहण करना है, जहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर्वतारोहण के बारे में ये फैसला, मतलब वो कैसे आया दिमाग में, वो वक्त जानना बिल्कुल चाहती रचना। हूँ। और ये बात भी है कि अगर हम पूरी तरीके से ठीक है तब भी हम ये करने के पहले 100 बार सोचेंगे, और आपको तो ये प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा फैसला लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं माउंटेनियरिंग करूँगा करके, पर स्थिति ये हुई, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था पहले से, मुझे खेल में रुचि थी और मुझे फिजिकली फिट रहना बहुत अच्छा लगता था। और वो मेरा आप आज भी हैं, बिल्कुल। मेरा आर्मी में इंटरेस्ट था, मुझे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी थी, और मैं ये एक्सीडेंट के बाद भी इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहा था। तो मैंने धीरे धीरे वॉक करने से स्टार्ट किया, फिर उसको मैं सोचा कि मैराथन में ज्वाइन करूँगा। फिर यही सब चक्कर में मैं रनिंग करना चाहता था, प्रोस्थेटिक लेग के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा था। उसी बीच मैंने कुछ मैराथन ज्वाइन किए और व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम ज्वाइन की, और मेरा ये मन में था कि मैं जैसे पहले घूम पाता था या कहीं पे जा पाता था, जो मस्ती कॉलेज टाइम पे कर पाता था, वो मैं उसको कंटिन्यू करूं। और मैंने उसी कारण से छोटे छोटे ट्रैक्स जो यहाँ लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज हुए उसको ज्वाइन किया। मैंने मनाली में जाके कुछ ट्रेनिंग की अपने, जो मेरे फ्रेंड थे, ट्रैकिंग फ्रेंड थे जो ट्रैकिंग मिल गए थे मुझे, उनके इंस्टीट्यूट में जाके मैंने एक प्रशिक्षण लिया 10 दिन का, और वो प्रशिक्षण में हम लगभग 14,000 फीट तक गए थे। अच्छा। उस 14,000 फीट तक के 10 दिन की ट्रेनिंग में ये समझ में आया कि मैं इससे ऊपर भी कर सकता हूँ, और वहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि हम आगे माउंटेन जो हायर एल्टीट्यूड के हैं उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे 14,000 फीट तक की कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ पे माउंट किलिमंजारो का हमने प्लान किया, और ये प्लान किया कि हम आगे जो है 7 महाद्वीप के साथ जो ऊंचे कॉन्टिनेंट के जो पिक्स हैं वो हम क्लाइंब करेंगे। तो उसी बीच माउंट किलिमंजारो, कोजिएस्को, एल्ब्रूस और एवरेस्ट बेस कैंप जैसे, और किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो फर्स्ट
फर्स्ट था। हाँ। तो वो जब पहली, क्योंकि देखिए पहला हमेशा अपने आप में बहुत खास होता है, तो वहाँ पर जब आप पहुँचे तब वो कैसी फीलिंग थी, क्या महसूस आप कर रहे थे? सबसे पहले किससे आपने बात की? वो पहला जब आप पहुंचते हैं ना, लास्ट डे जो होता है, लास्ट नाइट जो आप ट्रैक करते जाते हैं, तो बॉडी में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बॉडी आपका पहुंचते पहुंचते। इवन नाइट में भी ट्रैकिंग करना काफ़ी आसान होता है जब दिन में सूरज की रोशनी आती है और लक्ष्य बहुत नज़दीक दिखता है। पर 100 मीटर जाना भी जिग-जैग आप क्लाइंब कर रहे हैं, 100 मीटर में आपको जाने में मंजिल आपको दिख रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि होता है, आपको दिख रहा है लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस होता है, और जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत खास पल था वो। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लास्ट 5-6 साल में जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज उस जगह हूँ जहाँ पे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इस जगह पहुँच सकता हूँ। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो। रचना, मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे कंटिन्यू चर्चा करते रहूँ।